नमस्कार मित्रों, मैं राकेश सर फिर से एक नई क्लास के साथ सभी मित्रों को गुड इवनिंग। और सभी व्यक्ति स्वस्थ होंगे, अपने घर वालों के साथ होंगे। आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। देखो साथियों, दौर ऐसा चल रहा है, भयानक दौर है। और इस भयानक दौर में आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और हम भी मुसीबत में आपको पढ़ाने आ रहे हैं, जान जोखिम में डाल के। क्लास टाइम पे मिल रही है, इसके लिए मैं उन सभी अध्यापकों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो इस दौर में आपके साथ हैं। मारवाड़ के इतिहास को आगे की ओर बढ़ाते हुए मैं इसी क्रम में बात करता हूं आज। और अपन ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था राव सातल देव तक, उसके बाद आगे की ओर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। 1492 से 1515 तक, 1492 से 1515 तक एक राजा रहा मारवाड़ की राजगद्दी में बैठा, जिसका नाम था राव सूजा। राव सूजा कौन था? राव जोधा का बेटा था। जब राव सूजा राजगद्दी पर बैठा तो राव जोधा के कहे अनुसार राव बीकाने जो रूट के चला गया था, राव जोधा का 5वां पुत्र था, ये रूट कर जांगल प्रदेश में चला गया था जब बीकानेर की स्थापना करेगा। राव बीकाने मारवाड़ का राज चिन्ह वो कुछ वस्तुएं मांगी। किससे मांगी? राव सूजा से कुछ वस्तुएं मांगी। मना कर दी इसने, मना कर दी कि नहीं दूंगा मैं, मेरे पिता मुझे देके गए, मैं नहीं दूंगा। उसी समय राव बीका ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मारवाड़ पर आक्रमण, राव सूजा परेशानी में आ गया। और जब राव सूजा परेशानी में आ गया तो इनके मध्य समझौता करवाती है राव सूजा की माँ। और राव सूजा की माँ हाडी रानी, ध्यान समझना, हाडी रानी जसमा दे, इनके मध्य समझौता करवाती है और राव बीका को राज चिन्ह व कुछ वस्तुएं दे देती है, दिलाती है कि भाई दे दे। और राव सूजा दे देता है। उसी समय एक मेड़ता का स्वतंत्र राजा, राव सूजा ये दोनों भाई लड़ रहे थे, उस समय मेड़ता का एक स्वतंत्र राजा अस्तित्व में आ गया था। मेड़ता नागौर में पड़ता है। और बीरमदेव, इसने मेड़ता में स्वतंत्र जागीरी की स्थापना कर ली थी। आगे चलकर इससे मेड़ता छीन लिया जाएगा। प्यारे बच्चों, बात करता हूं मैं, इस सूजा की मृत्यु हो जाती है और सूजा की मृत्यु 1515 में हो जाती है। इसके बाद आगे चलकर राजगद्दी पर जो बैठता है वो बैठता है 1515 से 1531 तक, 1515 से 1531 तक। और मारवाड़ का एक राजा बनता है, उसका नाम है राव गांगा। ध्यान से समझना, क्योंकि कमेंट कम करो, समझो। और समझते जब बीच में ऐसा लगे तब कमेंट किया करो आप। राव गांगा कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, ये राव बागा का पुत्र था। राव बागा का पुत्र। अब ये राव बागा कौन था? ये राव बागा था राव सूजा का पुत्र।
राव सूजा का पुत्र, यानी बोल दो राव सूजा का पोता था ये, पोत्र। अब राव बागा कहाँ गया सर, ये क्यों नहीं राजा बना? क्योंकि राव बागा 1510 में मारा गया था। 1510 में सोजत के युद्ध में मारा गया था। सोजत पड़ता है पाली में, मारा गया था। तो उसके बाद राव गांगा राजगद्दी पर बैठ गया। राव सूजा की मृत्यु के बाद उसका पोता राजगद्दी पर बैठ गया। मैं आप लोगों को बता दूं कि राव गांगा का विवाह, राव गांगा का विवाह प्यारे बच्चों, इसका जो विवाह हुआ था ना, ये सिरोही का एक शासक था जगमाल, तुमने सुना होगा। सिरोही का शासक जगमाल, और जगमाल की पुत्री, जगमाल से थोड़ी हुआ था, जगमाल की पुत्री मणिक देवी या पद्मावती, मणिक देवी या पद्मावती के साथ हुआ था राव गांगा का विवाह। और इससे ही आगे चलकर एक बहुत ही अच्छे शासक का जन्म हुआ जिसका नाम था राव मालदेव, ये आप लोग जानते भी हो। और 1527 में राव गांगा, कौन? राव गांगा खानवा के युद्ध में 4000 मारवाड़ी सेना के साथ, मारवाड़ी सेना व अपने पुत्र मालदेव के साथ गया था। मालदेव के साथ कहाँ गया था? सांगा की मदद करने, सांगा की मदद करने गया था। तो मारवाड़ का राजा जो मेवाड़ के राजा की मदद करने गया था वो कौन था? राव गांगा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, 1529 में एक युद्ध लड़ा था इसने, राव गांगा ने। 1529 में एक युद्ध हुआ था, छोटा सी घटना है, सेवकी का युद्ध। और सेवकी के युद्ध हुआ था जिसमें एक तरफ तो था राव गांगा मारवाड़ का राजा, और एक तरफ इस युद्ध में था नागौर का दौलत खां, नागौर का दौलत खां। और नागौर का दौलत खां इसमें हार गया था, सेवकी के युद्ध में हार गया था, और राव गांगा इसे जीत गया था। प्यारे बच्चों बात करता हूं मैं राव गांगा पढ़ा रहा हूं तुम्हें, राव गांगा नाम ही ऐसा है इसका। राव गांगा के बारे में कहा जाता है कि जोधपुर में गांगेलाव तालाब, जोधपुर में गांगेलाव तालाब, और इसने गंगा बावड़ी और इसने गंगा श्याम मंदिर का निर्माण करवाया था। गंगा श्याम मंदिर का निर्माण करवाया था, ऐसा कहा जाता है। एक इतिहासकार है रेव, नाम सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो। रेव इतिहासकार ने कहा था कि ये गांगा जो था ना, ये नशेली प्रवृत्ति का व्यक्ति था, नशेली प्रवृत्ति का व्यक्ति था और ये अफीम का सेवन किया करता था, और अफीम का सेवन करने के बाद नशीले पदार्थों का सेवन किया करता था। और ये महल की खिड़की में बैठा हुआ था, मेहरानगढ़ दुर्ग की महल की खिड़की में। अब वहाँ गया मालदेव, और मालदेव ने चरण स्पर्श करने के बहाने इसको महल से ऊपर से ही फेंक दिया, यानी अपने बाप की हत्या कर दी। किसने? मालदेव। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई खिड़की में बैठा हुआ था ठंडी हवा लेने के लिए, तो वहाँ से गिर जाता है और मर जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसकी जो हत्या करी थी
इसकी हत्या इसके बेटे ने करी थी। किसने करी थी? मालदेव ने करी थी। किसने करी थी बच्चों? मालदेव ने। देखो इसके बाद ध्यान से समझना आप, जिसका आपको इंतजार था वो आ चुका है। 1531 से और 62 तक मारवाड़ का राजा रहा राव मालदेव। कौन रहा? राव मालदेव। आपको पता है कि ये राव गंगा का बेटा था और इसकी माता का जो नाम था आपको पता है, मैंने आपको बताया था, इसकी माता का नाम था मणिक देवी। अच्छा, इसका जन्म पिछली बार पूछा गया था एग्जाम में, कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। इसका जन्म 5 दिसंबर 1511 को हुआ था। किसका जन्म? मालदेव का जन्म। और मालदेव के बारे में कहा जाता है, इसे मारवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। पितृहंता शासक। आप लोग भली प्रकार से जानते हो कि जिस समय राव गंगा की मृत्यु हुई थी, कुछ व्यक्तियों का कहना था कि राव गंगा को इसने ही मारा था, तो इसका राज्याभिषेक वहाँ नहीं हुआ। और मालदेव का राज्याभिषेक सोजत पाली में हुआ था। मालदेव का राज्याभिषेक सोजत पाली में हुआ था। और आपको बता दें, इसका राज्याभिषेक 21 मई 1532 को हुआ था। 21 मई 1532 को हुआ था। राव मालदेव के बारे में इतिहासकारों का मत है। इतिहासकार कौन से इतिहासकार? फारसी इतिहासकार। फारसी इतिहासकारों ने इसे हसमत वाला शासक कहा था। हसमत वाला शासक कहा था। हसमत फारसी शब्द है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करो आप तो क्या आएगा वो आप देखो। इतिहासकार बदायूनी ने, अभी बताएंगे, इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने, पूरा नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी ने भारत का महान पुरुषार्थी बताया है कि ये भारत का महान पुरुष था। ये कौन? और इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार है फरिश्ता। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता का कहना है कि ये हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा था। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा था, एक शक्तिशाली राजा। तो हसमत वाला शासक का अर्थ भी शक्तिशाली ही होता है। हिंदी में इसको शक्तिशाली ही बोलते हैं। और याद रखना आपको कि किस इतिहासकार ने मालदेव के बारे में क्या क्या कहा था। राव मालदेव का जन्म 5 दिसंबर 1511 को हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। 5 दिसंबर 1511 को हुआ था। इसने अपने बाप राव गंगा को खिड़की से फेंक दिया था। इसका राज्याभिषेक सोजत पाली में हुआ था 21 मई 1532 को। कुछ इतिहासकारों ने इसको विशेष नाम दिया है, विशेष कहकर पुकारा है। फारसी इतिहासकारों ने इसे हसमत वाला शासक का, जिसका शाब्दिक अर्थ भी शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली या ताकतवर। इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने भारत का महान पुरुषार्थी कहा। और फरिश्ता जो मुस्लिम इतिहासकार है, इसने कहा कि हिंदुस्तान का ये सबसे शक्तिशाली राजा था। ऐसा क्यों कहा ये मैं आप लोगों को धीरे धीरे जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को ये बताते चलूँगा। सभी बच्चे ध्यान से देखोगे, है ना। देखो आपके चल रहा है राव मालदेव। सुनना बात ध्यान से। 2 जगह राठौड़ों की सत्ता स्थापित हो चुकी है, एक जगह बीकानेर में भी हो चुकी है। देखो राव मालदेव के
सेनापति थे बड़े तगड़े, बहुत ही खतरनाक और खूंखार थे ये सेनापति जेता व कुंपा। ध्यान रखना आपको, जेता व कुंपा मालदेव के सेनापति थे। क्या हुआ कि 1541 में एक युद्ध लड़ा गया, पाहेबा का युद्ध। गंगानगर में, यह स्थान उस समय पड़ता था गंगानगर में, पाहेबा का युद्ध। और पाहेबा का जो युद्ध लड़ा गया था ना, ये पाहेबा का युद्ध लड़ा गया था बीकानेर के शासक, राठौड़ी था, बीकानेर के शासक राव जेत सिंह व सेनापति जेता व कोपा। अब इस युद्ध में क्या हुआ कि जेता कोपा ने राव जेत सिंह को हराया ही नहीं, मार ही दिया, हत्या ही कर दी, मार डाला, हत्या कर डाली। जेता कोपा ने इनको सल्टा दिया, मार दिया। और उसी क्रम में कुछ समय बाद मालदेव ने एक कार्य और किया कि मालदेव के जो सेनापति बड़े तगड़े थे और एक युद्ध हुआ था हीराबाड़ी का युद्ध। ध्यान समझते चलना, आप याद करते चलना इनको। हीराबाड़ी का युद्ध 1533 में हुआ था। और इस हीराबाड़ी के युद्ध में ये मालदेव था एक तरफ मारवाड़ का, और नागौर का, जो नागौर बहुत ही विवाद प्रस्त रहा था। यहाँ नागौर के दौलत खां को पराजित किया था, दौलत खां को, और नागौर के दौलत खां को पराजित किया था। नागौर के दौलत खां के मध्य मालदेव ने हीराबाड़ी का युद्ध लड़ा था और मालदेव उस युद्ध में जीत गया था। ये युद्ध क्यों हुआ था? ये युद्ध एक हाथी को लेकर हुआ था। उस हाथी का नाम है दरियाव जोश हाथी। हाथी को लेकर युद्ध हुआ था। पहले हाथी घोड़ों को लेकर युद्ध होता था। हाथी का नाम था दरियावेज हाथी। इस हाथी को लेकर बहुत सारी जगह लिख रहा है, बहुत सारी जगह इसका नाम लिख रहा है मतलब हाथी था एक इसका दौलत खां का, है ना, दरियाव जोश, बहुत सारी जगह लिख रहा है। इस हाथी को लेकर हुआ था। ये हाथी दौलत खां ने मेड़ता के बीरमदेव को दे दिया था। अब मेड़ता के बीरमदेव का भी नंबर आ गया, तो मेड़ता के बीरमदेव को भी इसने पराजित किया था। अब जब इसने पराजित किया तो आप देखना अब ध्यान से, यहाँ 1541 में पाहेबा का युद्ध लड़ा गंगानगर में। बीकानेर के शासक राव जेत सिंह की हत्या कर दी जेता और कुपा ने। राव जेत सिंह का बेटा था कल्याणमल, और ये कल्याणमल मदद मांगने के लिए चला गया शेरशाह सूरी के पास कि यार हमारे यहाँ मालदेव बहुत कुछ कर रहा है और मालदेव को सबक सिखाना पड़ेगा क्या। ठीक है, उधर मेड़ता का बीरमदेव भी चला गया कि यार मुझे भी परेशान कर रहा हो। कौन? शेरशाह सूरी के पास चले गए कि मुझे परेशान कर रहा है। कौन? क्या यार मालदेव परेशान कर रहा है यार। तो शेरशाह सूरी के दिमाग में ये चीज जा चुकी थी कि मालदेव नाम का मारवाड़ का कोई राजा है जो कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। इस बात को लेकर आगे चलकर एक विवाद होगा, लेकिन उससे पहले आप देखो राव मालदेव ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया। साम्राज्य का विस्तार वाक्य में शक्तिशालीता है। साम्राज्य का विस्तार आप देखो, इसने बहुत सारी जगह पर अधिकार कर लिया था। साम्राज्य का विस्तार कैसे किया था? 1538 में मालदेव को पढ़ना, 1538 में सिवाना पर अधिकार किया। सिवाना पर अधिकार, सिवाना कहाँ पड़ता है? बाड़मेर। और जब अधिकार किया था उस समय यहाँ का जो राजा था ये राणा डूंगर जी था। तो राणा डूंगर जी को पराजित किया कि आप तो जाओ साहब। राणा डूंगर जी को पराजित कर, आप ध्यान सुनते जाना, पराजित कर। कहाँ पर अधिकार कर लिया? सिवाना। उसके बाद इसने जालोर पर अधिकार कर लिया।
जालोर, और जालोर पर अधिकार किया, और जालोर के राजा को तो इसने बंदी बनाकर कारावास में ही डाल दिया। उसका नाम था सिकंदर खान। सिकंदर खान, क्या नाम था? सिकंदर खान। कारावास में डाल दिया, ले भाई संभाल, कारावास में डाल दिया। उसके बाद इसने सांचौर पर अधिकार कर लिया। सांचौर पर अधिकार, सांचौर पर अधिकार कर लिया। सांचौर कहां पड़ती है? जालोर में पड़ता है। और मालदेव निर्माता भी है, ऐसी बात नहीं, जहां जहां अधिकार करता गया क्या क्या बनाया इसने, देखना, ध्यान सुनना, इन्हें क्या क्या बनाया। देखो, इसने बनाया सोजत का किला। सोजत का किला आप कहोगे गुरुजी कहां पड़ता है? सोजत का किला पड़ता है पाली में। इसने बनवाया मालकोट का किला, सब जगह अधिकार कर लिया। मालकोट का किला, मालकोट का किला कहां बनवाया गुरुजी? इन्हें बनवाया मेड़ता। मेड़ता कहां है बच्चों? नागौर। इसने बनवाया पोखरण का किला। पोखरण का किला, इसने पोखरण का एक स्थान था सातलमेर, उसको नष्ट कर दिया था, पोखरण का किला। और पोखरण का किला कहां बनवाया? जैसलमेर। किसने बनवाए? ये मालदेव का क्रम है। सोजत का किला पाली में, मालकोट का किला मेड़ता नागौर में, पोखरण का किला जैसलमेर में, और इसने बीकानेर पे भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो देखो, इसने इतने सारी जगह पे अधिकार कर लिया, तो मालदेव वाकई में साम्राज्य विस्तारक शासक था, और मालदेव वाकई में शक्तिशाली राजा था। सोजत का किला पाली में बनवाया, और पोखरण का किला बनवाया, मालकोट का किला बनवाया, है ना। ये सब निर्माता कौन है? ये सबके निर्माता राव मालदेव है। ऐसी कंडीशन आ गई कि मालदेव अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। जब मालदेव अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो भारत पर संकट के बादल मंडराने लगे। और भारत पर संकट के बादल मंडराने लगे किस बात को लेकर? 1540 में, ध्यान समझना, 1540 में एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध का नाम है बेलग्राम। बेलग्राम का युद्ध, या इसको बोल दो कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, और ये युद्ध हुआ था यूपी में। इस युद्ध को लड़ने वाले दो व्यक्ति थे, ध्यान से समझना, आप ध्यान समझना क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। दिल्ली का तो था हुमायूं, दिल्ली का शासक हुमायूं, और अफगान शासक था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी ने इस पर किया आक्रमण, और हुमायूं क्या हुआ? हुमायूं पराजित हुआ, पराजित। और भारत से बाहर निकालने के आदेश, भारत से बाहर निकाल दो इसको, बाहर निकालने के आदेश दे दिए इसको। किसने दे दिए? शेरशाह सूरी ने भारत से बाहर निकालने के आदेश दे दिए। उस समय हुमायूं को बुलाया था, बुलाया था, बुलाया था, ध्यान समझना, बुलाया था 1540 में, नहीं आया कि मैं तो नहीं जाऊं, बुलाया था। किसने बुलाया था? मारवाड़ के मालदेव ने, मारवाड़ के मालदेव ने बुलाया था कि आजा मेरे पास। और मालदेव और हुमायूं की मुलाकात भी हुई थी जोगी तीर्थ नामक स्थान पर। जोगी तीर्थ नामक स्थान पर इनकी मुलाकात हुई थी मारवाड़ में, बुलाया था, लेकिन ये नहीं आया। और जब उसने बुलाया था तो इस बात की सूचना दी थी, इसको सूचना दे दी शेरशाह सूरी को। सूचना किसने दी? कल्याणमल ने। और कल्याणमल कौन है? कल्याणमल है बीकानेर का शासक, बीकानेर का शासक। ये राव जयसिंह का बेटा है। अपने बाप की हत्या का बदला कैसे लेगा देखना आप। बीकानेर के कल्याणमल ने सूचना दी शेरशाह सूरी को कि साहब, आपका जो दुश्मन है ना हुमायूं, उसको बुला रहा मारवाड़ का मालदेव कि आजा, तू टेंशन मत कर, मेरे होते हुए तुझे डरने की कोई बात नहीं साहब। ये बुला रहा है कि, उसने कहा कौन बुला रहा है? कि साहब मारवाड़ का मालदेव बुला रहा साहब। कि झूठ बोल रहा? अरे कि साहब मुंह झूठ कत्ते ही न बोलूं, मारी बात मानो, बुला रही हो। कौन बुला रहा है? कि मारवाड़ का मालदेव बुला रहा साहब। किसको? हुमायूं को, जो आपका दुश्मन है। कौन कह रहा है? कल्याणमल कह रहा है। किससे कह रहा है? शेरशाह सूरी से कह रहा है। शेरशाह सूरी ने कहा
क्यों रे मालदेव, तूने बुलाया है क्या? मालदेव ने कहा बुलाया तो था लेकिन वो नहीं आया। पर तूने बुलाया था ना, क्या बुलाया था लेकिन वो नहीं आया। अब ये 2 वर्ष बाद आएगा हुमायूं। कितने वर्ष बाद आएगा? 2 वर्ष बाद आया। 2 वर्ष बाद आया है, 1542 के आसपास आया है। लेकिन उस समय मालदेव संकट में घिर चुका था, क्योंकि शेरशाह सूरी को पता चल चुका था। तो मालदेव ने हुमायूं को ना तो कोई सैनिक सहायता दी और ना इसको बंदी बनाया। हालांकि शेरशाह सूरी ने यूं तक बोल दिया था मालदेव से कि अब की बार अगर वो आ जाए ना तेरे पास तो बंदी बना के मेरे पास ले आना। तो मालदेव ने एक राजपूत राजा का धर्म निभाया और ना तो बंदी बनाया और ना सहायता दी। लेकिन मालदेव ने फिर वापिस गलती कर दी, क्योंकि उसने कहा था कि बंदी बना लेना अगर तेरे पास आ जाए तो। लेकिन इसने ना तो बंदी बनाया और ना उसे सहायता दी। इस बात को लेकर दोनों में अनबन हो गई। एक और बात है, ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ के मालदेव ने मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह का साथ दिया था बनवीर के विरुद्ध। और मालदेव ने जब साथ दिया था तो उदय सिंह पर आक्रमण कर चुका था। कौन? उदय सिंह पर आक्रमण कर चुका था, शेरशाह सूरी, और चित्तौड़गढ़ को जीत चुका था। तो यहां पर मालदेव का उदय सिंह की मदद करना, हुमायूं की मदद करना, इस बात को लेकर शेरशाह सूरी दोनों में अनबन हो जाती है। दोनों में अनबन हो जाती है तो इसका परिणाम निकलता है एक भयानक। तो देखना 4 या 5, देखना आप ध्यान से, पिछले एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है 4 या कंफ्यूज हो गया था, 4 या 5 जनवरी 1544। ध्यान समझना, 4 या 5 जनवरी 1544 और 4 या 5 जनवरी 1544 में एक युद्ध होगा, बहुत ही खतरनाक युद्ध होगा। और उस युद्ध का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। क्या नाम बच्चों? गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध। जेतारण का मैदान, जेतारण का मैदान। और बच्चों जेतारण का मैदान पड़ता है बच्चों पाली। कहाँ पड़ता है? पाली। 4 तारीख को होगा, 5 तारीख को होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन शेरशाह सूरी के और मारवाड़ के मालदेव की इस बात को लेकर खिंच गई कि भाई तूने ना तो हुमायूं को बंदी बनाया, मैंने तुझसे कहा था बंदी बना लेना, और तूने मेरे दुश्मन महाराणा उदय सिंह का भी साथ दिया, तो तू चाहता क्या है? मालदेव ने कहा देख मैं तो कुछ भी नहीं चाहता। नहीं, तू चाहता है मेरे खिलाफ, तू ये कार्य कर रहा है। मालदेव ने कहा कि खिलाफ में कुछ भी नहीं कर रहा। नहीं, शेरशाह सूरी ने कहा कि तुझे बताना ही पड़ेगा। मालदेव ने कहा कि तू नहीं सुन रहा तो आ जा। शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं आ रहा हूँ। क्या आ जा? तो चौड़े में आ जा। कि कहाँ आ जा? चौड़े में, कि गिरी सुमेल नामक स्थान पर आ जा, बढ़िया चौड़ा वहाँ मैदान है, तुझे भी पता चलेगा, है ना भाई। तो देखो ध्यान से सुनना बात को, ये युद्ध हुआ गिरी सुमेल का युद्ध, जेतारण का मैदान पाली में हुआ। इस युद्ध में एक तरफ तो था शेरशाह सूरी, और डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि मालदेव के बड़े ही खतरनाक 2 सेनापति थे मेरे भाइयों। और युद्ध में एक तरफ था मालदेव, और मालदेव के 2 सेनापति थे, और सेनापति का नाम था, एक का नाम था जेता व दूसरे का नाम था कूपा। सुनना बात ध्यान से, शेरशाह सूरी का भी एक पति था सेनापति, और शेरशाह सूरी का एक सेनापति था जलाल खा जलवानी। जलाल खा जलवानी, ध्यान से समझना, ऐसे नहीं है, चीज को ध्यान से समझो। ऐसे नहीं है कि तुम लाइव आ गए और मिनट 2 मिनट देखा और फिर वापस गायब हो गए। एक बार मेरी क्लास को आप ध्यान से देखो, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर सकता हूं। जितना मुझे आता है मैं उतना बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि आए और 1 मिनट देखा और फिर से गायब हो गए। अगर किसी भी चीज को आप पढ़ते हो
तो अच्छी तरह से देखा करो। यूँ नहीं कि यूट्यूब को खोला और थोड़ी सी देर देखा फिर वापस गायब हो गए। अरे फेसबुक यूट्यूब में फोकट चीज़ें देखने में आप घंटों बर्बाद कर देते हो। मैं आपसे कहता हूं कि 1 घंटे आप ध्यान से क्लास देखिए, अगर आपको याद नहीं हो जाता है तो मेरी गारंटी है। तो देखो यहाँ युद्ध, दोनों में युद्ध होगा बहुत खतरनाक। सेनापति जलाल का जलवानी पहले से ही जानता था जेता कोपा को, कि जेता कोपा को उन्होंने देख लिया था और जलाल का जलवानी ने जेता कोपा को देखा था पाहेबा के युद्ध में। और पाहेबा के युद्ध में जब इन्होंने बीकानेर के जेसी को मारा था ना, इनने अपनी आंखों से देख लिया था। जब शेरशाह सूरी गिरी सुमेल के युद्ध लड़ने जा रहा था तो जलाल का जलवानी ने इससे कहा था कि साहब आपने आज दिन तक बहुत युद्ध लड़े परंतु ये युद्ध आप हारोगे। शेरशाह सूरी ने कहा कि भी युद्ध नहीं हुआ और उसके पहले हार जाऊं, कि साहब 100% आप हारोगे, देख लेना, मैं जानता हूं साहब। वो देते हैं क्या साहब? जहां भी देते हैं ना साहब, वहीं से खड्डे पड़ जाते हैं। वहां देते हैं कि साहब आप जाओ तो सही एक बार। और इन्हें युद्ध का निमंत्रण भी दे दिया शेरशाह सूरी ने 4 तारीख को। और मालदेव के सेनापति जेता कोपा तैयार है कि आंदो साले इधर ये दोनों में विवाद में तो नहीं जाऊं साहब। शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं भी नहीं जाऊं फिर। तो शेरशाह सूरी भी नहीं गया। 4 तारीख को युद्ध ही नहीं हुआ। देखो आप, युद्ध का समय दे दिया और युद्ध ही नहीं हुआ। और शेरशाह सूरी ने कूटनीति का प्रयोग किया, और कूटनीति का प्रयोग किया 4 तारीख को। और 4 तारीख को कूटनीति का क्या प्रयोग किया वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जेता व कोपा के डेरे में, जेता के डेरे में 10,000 रुपये और कोपा के डेरे में भी 10,000 रुपये रखवा दिए और मालदेव के डेरे के सामने पत्थर फेंकवा दिया, क्योंकि ये युद्ध करने आ चुके थे। और युद्ध करने जब आ चुके थे ये, तो इन्होंने अपनी सेना डाली थी। मालदेव गिरी गांव में था, याद रखना। कौन से गांव में था? मालदेव की सेना गिरी गांव में थी, गिरी गांव में। और शेरशाह सूरी था सुमेल में। ध्यान सुनना आप बात। जेतार कोपा कूटनीति का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि ऐसे तो इससे काम नहीं चल रहा। ध्यान सुनना पूरी चीज को। जेता व कोपा के डेरे में 10-10 हजार रुपए डलवा दिए और मालदेव को पत्थर फेंक दिया। जैसे ही युद्ध होगा, 4 तारीख को हुआ ये घटना, और जैसे ही जेता कोपा के डेरे में 10-10 हजार रुपए में मालदेव, जैसे सुबह हुआ कि भाई आज तो युद्ध होगा ही सही, तो मालदेव को पत्र दिखाई दिया। मालदेव ने पत्र देकर मालदेव ने पत्र पढ़ा कि हे, मैं शेरशाह सूरी हूँ, तेरे सेनापति जेता कोपा बिक चुके हैं, मुझसे 10-10 हजार रुपये ले, जिसे युद्ध प्रारंभ होगा तेरे सेनापति तुझे ही मारेंगे, है ना, मेरी ओर से लड़ेंगे। वो ऐसे पत्र कहा। और भाई साहब जेता और कोपा के डेरे चेक करवाए मालदेव ने, और उनमें जब चेक करवाए तो मालदेव ने चेक करवाए तो 10-10 हजार रुपये मिले भाई साहब। तो मालदेव क्या करेगा बोलो? जेता कोपा को मारेगा? मालदेव ने कहा जीता था जिसके लिए मैं युद्ध लड़ता था, वो दोनों तुम थे जिस पे मैं विश्वास करता था। और मालदेव यहाँ से फरार हो जाता है, फरार हो गया और जेता कोपा के ऊपर गद्दारी का दाग लग गया। जेता कोपा ने कहा कि हम मारवाड़ छोड़कर नहीं जाएंगे, मारवाड़ की प्रजा के लिए लड़ेंगे, हमारे ऊपर जो कलंक लगा है उस कलंक को धोकर ही हम रहेंगे, आजा तू। शेरशाह सूरी को बुलाया। शेरशाह सूरी ने कहा यार अपन चाहते थे कि जेता कोपा को मालदेव निकाल दे, लेकिन मालदेव तो स्वयं ही निकल गया। अभी भी मारवाड़ की रक्षा के लिए जेता कोपा है। जलाल का जलवानी ने कहा कि देखो साहब आप तो जाओ, आपने कूटनीति का प्रयोग किया, सफल नहीं हुआ। आप चाहते थे कि मालदेव इन दोनों को भगा दे मारवाड़ से और खुद युद्ध लड़े, लेकिन वहां तो मालदेव ही नहीं, मालदेव खुद भाग गया। अब आप जाओ युद्ध करने के लिए, अब मरे तो मर जाना, वैसे भी जीके क्या करोगे। शेरशाह सूरी गया, युद्ध हुआ 5 जनवरी को। युद्ध इतना खतरनाक हुआ कि दिन के 12 बज रहे थे, दिन के 12 बज रहे थे, युद्ध चल रहा है, बज रहे थे। जेता कोपा ने सारे अफगान सेना को मार दिया। दिन के 12 बज रहे थे, शेरशाह सूरी भी बज रहा था, शेरशाह सूरी भी बज रहा था। इसको खूब बजाते। और शेरशाह सूरी युद्ध लड़ते लड़ते मार खाते खाते परेशान हो गया। अब शेरशाह सूरी ने कहा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। शेरशाह सूरी ने पटका निकाला। इस्लाम धर्म में नमाज अदा करने का जो
कपड़ा होता है वो निकाला, बिछाया और उसने नमाज अदा करी बीच मैदान में, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। और बहुत सारे इतिहासकार इस बात को नकार भी देते हैं। नमाज पढ़ने लग गया, जेता कुपा दोनों तैयार थे कि पढ़ ले बदियो, आखिरी बार ही तो पढ़ रही हो यार, इका बहुत सल्टा मैं ही देख जो, इका बहुत ना डायरेक्ट। तो उन दोनों ने तलवारें भी डाल दी, क्योंकि धर्म कोई सा भी हो, धर्म होता है, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, धर्म सबका समान होता है और धर्म की इज्जत करना सबका दायित्व होता है। तो नमाज पढ़ रहे थे, वो देख रहे थे, पीछे से जलाल का जलवानी आया भाई साहब, पीछे से धोखा किया, धोखा। जलाल खा जलवानी ने आकर जेता कुपा की हत्या मार डाला, धोखा कर डाला, हत्या कर दी। जब जेता कुपा मरा, ये नमाज अभी भी पढ़ रहा है, जेता कुपा मरा, शेरशाह सूरी ने देखा कि यार ये तो मर गए। तो शेरशाह सूरी ने कहा कि जीतते ही कहा कि मैं पागल इंसान, जीतते ही कहा एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को देता, मैं हिंदुस्तान का राजा ही बन रहा हूं और यहाँ की बादशाह को देता, दिल्ली मेरे हाथ में, सब कुछ मेरे हाथ में, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को देता। इस मारवाड़ में क्या निकलता है, बाजरा निकलता है, इस बाजरे जैसे क्षेत्र को मैं जीतने के लिए आया, मैं मर ही जाता, वो तो मेरे सेनापति जलाल का जलवानी ने मुझे बचा लिया। धोखे से जेता कुपा की हत्या कर दी गई मित्रों, और जेता कुपा मर चुके और मारवाड़ किसके हाथों में चला गया, मारवाड़ चला गया शेरशाह सूरी के हाथों में चला गया मित्रों। इस बात को मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनोगे तो ज्यादा चीज समझ में आएगी, और आप अगर देख के थोड़ी देर में चले जाओगे तो चीज समझ में नहीं आएगी। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया, शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और मेहरानगढ़ जो दुर्ग था, उस मेहरानगढ़ दुर्ग का प्रशासन, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, क्योंकि शेरशाह सूरी तो पुनः वहीं जाएगा जहां का वो था, भाई वहीं जाएगा जहां का वो था। प्रशासन ख्वाजा, ध्यान रखना है, ये नाम आपको ध्यान रखने, आपको ख्वाजा खा, प्रशासन किसको सौंपा, ख्वाजा खा व ईसा खा नियाजी को प्रशासन सौंपा था, कहां का, मेहरानगढ़ दुर्ग का सौंपा था। दूसरी चीज, शेरशाह सूरी का साथ मेड़ता के बीरमदेव ने दिया, और बीकानेर के कल्याणमल ने दिया। ऐसे व्यक्तियों ने किसका साथ दिया, शेरशाह सूरी का साथ दिया। आपको बता देते हैं कि मालदेव हारने के बाद कहां पहुंचा, मुझे बता सकते हो आप, मालदेव हारने के बाद पहुंचा था सिवाना दुर्ग, जिसे मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहा जाता है, और ये दुर्ग कहाँ है बच्चों, बाड़मेर में है। शेरशाह सूरी भारत के क्षेत्रों को जीतते ही जा रहा है, और भारत के क्षेत्रों को जीतते ही जा रहा है शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी का घमंड काफी बढ़ गया था। कैसे बढ़ गया था मैं बताता हूं आपको। शेरशाह सूरी, इसका एक नाम और था बच्चों, फरीद।
शेरशाह सूरी ने कालिंजर दुर्ग, कालिंजर दुर्ग ये उड़ीसा वाला है, उड़ीसा। उस समय यहां का राजा था कीरत सिंह। शेरशाह सूरी ने कालिंजर दुर्ग उड़ीसा पर आक्रमण किया, पर आक्रमण किया 1545 में। 1545 में बम फेंका, खुद के पास आ गिरा, खुद के पास आ गिरा और शेरशाह सूरी का क्या हो गया? देहांत। शेरशाह सूरी मर गया और इसके मरने के बाद मालदेव ने पुनः मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। मालदेव ने पुनः मारवाड़ पर अधिकार किया, मारवाड़ पर अधिकार, परंतु मारवाड़ शेरशाह सूरी के पुत्र के पास था। तो यहां मालदेव ने एक काम किया। मालदेव के 2 पुत्रियां थी। आप कहोगे सर कौन कौन थी? नंबर 1, नंबर 2। मालदेव के 2 पुत्रियां थी। एक का नाम था कनकबाई, क्या नाम था? कनकबाई। और एक का नाम था लालबाई। मालदेव भी कमजोर पड़ गया था क्योंकि उसके सेनापति जेताकुपा मर गए थे। मित्रों आपको बताते हैं कि कनकबाई का विवाह मालदेव ने जो किया था ये गुजरात के सुल्तान महमूद से किया था, गुजरात के सुल्तान महमूद से किया था। और लालबाई का विवाह इस्लाम शाह के साथ किया था, इस्लाम शाह। आप कहो गुरुजी ये कौन है? ये शेरशाह सूरी का बेटा था, शेरशाह सूरी का टोकन सॉरी बेटा था, उसके साथ विवाह कर दिया था। तो इसने हारने के बाद एक कमजोर स्थिति हो गई थी और इन्होंने इनके साथ विवाह कर दिया था, अपने बेटियों का विवाह किया था। अच्छा बच्चों, एक बात मैं आपको बताता हूं कि शेरशाह सूरी का साथ नागराज नामक मंत्री ने दिया था, नागराज नामक मंत्री ने, ये भी ध्यान रखना आपको। और ये नागराज नामक मंत्री राव जेतसी का मंत्री था, राव जेतसी, जिसको पाहेबा के युद्ध में मारा गया था, ये भी था। और इसने भी साथ दिया था, किसका साथ दिया था प्यारे बच्चों? इसने भी साथ दिया था, किसका? शेरशाह सूरी का साथ दिया था और उसमें मालदेव मारा गया था। प्यारे बच्चों आप पढ़ रहे हो मारवाड़ का मालदेव, कौन पढ़ रहे हो? मारवाड़ का मालदेव पढ़ रहे हो। इसके बाद की घटना आपको बताते हैं। एक मालदेव ने एक काम और किया था, देखो क्या किया था। ये राव मालदेव और राव मालदेव के बारे में आपको बता देते हैं। ये राव मालदेव और ये उमादे, बीकानेर। उमादे कौन थी? बीकानेर की राजकुमारी थी, ये लूणकरण की बेटी, बीकानेर के शासक लूणकरण की पुत्री थी ये। राव मालदेव ने इसके साथ किया था विवाह। क्या किया था? विवाह उमादे के साथ। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि विवाह के दिन उमादे मालदेव से रूठ गई थी, क्योंकि मालदेव को इतिहास का कहा जाता है रंगीन बादशाह। इसके बहुत सारी रानियां और प्रेमिकाएं हुआ करती थी। तो कैसे रूठी थी वो चीज भी मैं आपको बताता हूं। तो इसका नाम कहता रूठी रानी। ध्यान से सुनना बात, रूठी रानी। मालदेव विवाह के दिन की बात है, जब उमादेव को ब्याह कर लाया था तो उमादेव के साथ एक दासी आई थी। और दासी आती है, सब पासवान आती है, दासी लड़की आती है
जिनमें डाइजवाल बोलते हैं, इनमें दासी बोलते हैं, दासी आती है, उस दासी का नाम भी भारमली बताया था। वो मालदेव के पास जाती है। मालदेव क्या उस समय नशे में बहुत धुत था भाई साहब, बहुत ज़्यादा पी रखी थी, और दारू शराब ऐसी चीज़ रहती है, उसमें रिश्तेदारी किसी को दिखाई नहीं देती, रिश्तेदारी के सब गुण गायब हो जाते हैं। याद रखना, एक नशेड़े व्यक्ति को कोई रिश्तेदारी दिखाई नहीं देती, और नशा वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, और वो किसी प्रकार का कार्य को अंजाम दे सकता है। तो भारमली के साथ ही उसने वो रात गुजारी। तो उमादे इसी बात पर रूठ गई थी, और उमादे रूठ कर चली गई थी तारागढ़ दुर्ग। तो उमादे रूठ कर तारागढ़ दुर्ग अजमेर चली गई थी, और ऐसा कहते हैं कि जिंदगी भर यहीं रही थी। लेकिन जब पहले की बात है, जब शेरशाह सूरी का आक्रमण हो रहा था, तो मालदेव के मन में एक चीज़ आई कि यार अपनी जो पत्नी है उमादेव, वो तारागढ़ दुर्ग में रहती है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर में। मालदेव के मन में आया कि शेरशाह सूरी यार उसे बंदी बना सकता है। पहले की बात थी ये घटना, पहले बताना चाहिए था मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसे बंदी बना सकता है। तो मालदेव ने मनाने के लिए, मालदेव, ऐसा नहीं कि मालदेव ने नहीं मनाया उसे, मालदेव ने मनाने के लिए ईसरदास बारठ को भेजा था। ईसरदास बारठ को भेजा था कि यार तू जा उसको मना के ला। लेकिन भैया ईसरदास बारठ गया था, तो उसने कहा था कि भाई मालदेव जी ने आपको बुलाया है, तैयार भी होगी थी उमादे आने के लिए। लेकिन अन्य रानियों को पता चला, जो मालदेव की अन्य रानियां दुर्ग में थी, कि यार वो बहुत ख़राब है, और वो आ गई तो अपना हाथ में से जो सब कुछ है वो चला जाएगा। तो अन्य रानियों ने आशा बारठ को भेजा, और आशा बारठ को भेजा, और आशा बारठ आया। और आशा बारठ जब आया तो उमादे उस समय आने को तैयार थी, लेकिन आशा बारठ गया, और आशा बारठ ने कहा कि ए रानी तू क्या कर रही है? कि मैं जा रही हूँ मालदेव जी के पास। कि मालदेव जी के पास जा रही है? जिस मालदेव ने तेरी कदर नहीं करी, उस मालदेव के पास तू जा रही है? कि हाँ मैं जा रही हूँ, उन्होंने मुझे याद किया है। कि मालदेव पता नहीं तेरे जैसी जाने कितनी को याद करता है, तू मालदेव के पास जाके क्या करेगी? नहीं कि मैं जाऊंगी मालदेव जी के पास, मुझे लेने के लिए ईसरदास बारठ आया है, वो तारागढ़ दुर्ग में घूमने गया। तो यहाँ इस दोहा सुनाया था, दोहा सुनाया था आशा बारठ ने। और उमादे इस दोहे को सुनकर क्या करेगी वो देखते हैं। दोहा देखो, मान रखे तो पीऊ तज। देखो, मान रखे तो पीऊ तज, मान रखे तो पीऊ तज। साथ के साथ याद रखो, पीऊ रखे तज मान। मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तज मान। दो दो गयंद न बंधी, दो गयंद न बंधी, एकण खंबे ठाण। एकण खंबे ठाण, अर्थ बताओ इसका। मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तजमान, दो दो गयंद न बंधी, एकण खंबे ठाण। जो बताएगा, इसका अर्थ होता है कि मान रखना है तो पति को त्याग दे। 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 और पति है तो मान को त्याग दे, पर पति रखना है तो मान को त्याग दे। दो दो गयंद ना बंधी, दो गायें एक खूंटे के नहीं बनती है। दो गायें
एक खूंटे की नहीं बनती है। अगर तेरा पति तेरा मान नहीं करता तो तू पति का मान क्यों रखेगी और तू वहां जाएगी। दो दो गायें, यानी दो दो गायें का मतलब है यानी कि और भी मालदेव के हैं, और भी है, अलडाट है, और भी है, अलडाट है उसके, तो है ना। तो भाई साहब, महिला सब कुछ सह सकती है, लेकिन महिला के पति का प्रेम में बंटवारा सहना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। और उमादे नहीं गई, जिंदगी भर के लिए नहीं गई उमादे, और उसका आत्म स्वाभिमान जाग गया और उसने कहा कि नहीं जाऊंगी। मान जाग गया और जिंदगी भर के लिए नहीं गई वो, और अंत में मालदेव की मृत्यु के साथ सती हो जाती है। वो मालदेव की मृत्यु के साथ सती हो जाती है, ये मालदेव की पगड़ी के साथ सती होती है। और पति की किसी मृत्यु के साथ सती होना कहलाता है अनुमरण। पति की कोई निशानी के साथ कोई भी सती होता है तो वो चीज़ कहलाती है, क्या कहलाती है बच्चों? अनुमरण कहलाती है। और इसी रूटी रानी का महल अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में भी है, माँ क्षत्रिय है, और जयसमंद झील में भी बना हुआ है। हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट बात। अच्छा, रूटी रानी, एक तो रूटी रानी उमादे है जिसका संबंध तारागढ़ कहाँ है? अजमेर। और दूसरी एक रूटी रानी और है, रूटी रानी। और ये रूटी रानी, जो दूसरी रूटी रानी है, ये सुहावा देवी है, अजमेर के पृथ्वीराज चौहान सेकंड की बेटी है। पृथ्वीराज चौहान सेकंड की बेटी है, जिसने अपना स्थान बनाया था मांडलगढ़। और ऐसा बताया जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि मेनाल में रही थी ये, मेनाल। और मेनाल में इसने एक महादेव जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और तीसरी रूटी रानी जहांगीर की है, और बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे इसका एक महल बना हुआ है, महल बना हुआ है। ये ध्यान रखना। तो राजस्थान में रूटी रानियों का संबंध, कई रूटी रानियाँ थी राजस्थान में, है ना। और अभी तो और इतिहास में, अगर इतिहास अभी लिखा जाए तो अभी तो इतिहास में और बहुत सारी रूटी रानियाँ हैं, मैं आपको बता दूं। मालदेव ने आगे चलकर अपने क्षेत्र को संभाला, लेकिन मालदेव वो चीज़ हासिल नहीं कर पाया जो प्रारंभ में मालदेव ने अपने साम्राज्य विस्तार में किया था। मालदेव की मृत्यु के समय, मालदेव मृत्यु 1562 में, मालदेव की मृत्यु के समय 4 बातें कही थी उन्होंने, 4 बातें कही। ये याद रखना आपको, मालदेव ने अपनी मृत्यु के समय 4 बातें कही थी। मालदेव की मृत्यु हो गई थी, मालदेव ने अपनी मृत्यु के समय 4 बातें कही थी। वो 4 बातें जब इसको आंगन में लेटाया गया था ना, आंगन में मरने के बाद, आप कहोगे आंगन में लेटाया गया, उस आंगन में लेटाया गया, तब मालदेव ने 4 बातें कही थी। ये चारों बातें आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी। 4 बातें क्या कही थी मैं बता देता हूं। इन्होंने कहा था, 4 बातें इन्होंने ये बोली थी कि मैंने दुर्ग के बुर्ज जो होते हैं ना, चौकसी के लिए देखने के लिए गोल गोल, दुर्ग के बुर्जों में औरतों को चुनवाया था, औरतों को चुनवाया था। यानी मैंने रक्षा के लिए दुर्गों के जो बुर्ज थे वो बंद कर देते, मैंने औरतों को चुनवाने के लिए। मेरे जीवन में ये सबसे बड़ी भूल थी। और दूसरा इसने कहा था कि मैंने पोखरण का किला जो बनाया था ना, वो मेरी गलती थी। पोखरण का किला,
क्योंकि पोखरण का किला इसने तोड़कर बनवाया था सातलमेर को, सातलमेर दुर्ग को तोड़कर और सातलमेर दुर्ग सातलदेव ने बनवाया था। कि ये मेरी भूल थी कि इस दुर्ग को मेरे को नहीं तोड़वाना चाहिए था, क्योंकि ये दुर्ग मेरी एक इतनी बड़ी भूल थी कि यहाँ से व्यक्ति प्रवेश करता था, तो सातलमेर दुर्ग ही बहुत अच्छा था। तीसरी, मैंने भाई बंधुओं की हत्या करी, मैंने भाई बंधुओं की हत्या, ये मेरे को नहीं करना चाहिए था, भाई बंधुओं की हत्या। जैसे आपको बताया बीकानेर का जेसी इसका ही परिवार का था। और चौथी गलती मैंने सबसे बड़ी करी है कि शेरशाह सूरी को जिंदा जाने दिया, शेरशाह सूरी को रण क्षेत्र से मैंने जाने दिया, रण क्षेत्र से जाने दिया। ये 4 बातें कही थी इसने, बहुत बड़ी बातें थी ये सोचे तो, कि दुर्ग के बुर्ज में मैंने औरतों को चुनवाया था, जबकि बुर्ज होते हैं चौकसी के लिए। पोखरण का किला मैंने बनाया, जबकि वहां ऑलरेडी सातलमेर का किला बना हुआ, जैसलमेर में मैंने उसको तोड़ा था, मेरे भाई बंधुओं ने बनवाया था, सातलदेव ने बनवाया था। मेरे भाई बंधुओं की मैंने हत्या करी है, जैसे राव जयसिंह को मैंने मौत के घाट उतारा था। बीकानेर के कल्याणमल की मैंने कदर नहीं करी, और शेरशाह सूरी को रण क्षेत्र से मैंने जाने दिया। ये मृत्यु के समय मालदेव ने कहा था। मालदेव मर गया मित्रों, लेकिन मरने से पहले बहुत कुछ करके गया। क्या क्या करके गया ये नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। मैं आपका राकेश सर, धन्यवाद, गुड नाइट मित्रों। ऐसे ही बने रहिए और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए आप। धन्यवाद।